हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और तो जितने भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त बैंकर दीदी लेकर आती रहती हूँ। वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। तो आज जिस टॉपिक के साथ मैं वो डील करने वाली हूँ वो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा ये चैनल बैंकिंग तथा फाइनेंस से जुड़ी हुई है। तो ये जो स्कीम है ये है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो मेरे ये एक बैंकिंग प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं बता रही हूँ। इसका पार्टी पॉलिटिक्स से कोई भी संबंध नहीं है। तो ये जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है इसे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई द्वारा लॉन्च की गई थी। एमएसएमई का अर्थ होता है मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा पीएम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई थी। अब ये किन लोगों के लिए की गई थी? तो इसमें जो हमारी क्राइटेरिया, जो लोग इसमें आते हैं वो हमारे आते हैं आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्समैन, यानी कि हमारे जो पूर्वज के जो ट्रेडिशन के जो बिजनेस आ रहे हैं वो अभी आगे की पीढ़ी उसे कंटिन्यू नहीं कर रही है। जैसे कि अगर अभी हम देखें, कुम्हार जो इसमें एलिजिबल होते हैं वो जैसे होते हैं कुम्हार या कारपेंटर, बढ़ई जो मिस्त्री होते हैं, या बोट मेकर जो बोट वगैरह बनाते हैं, नाव बनाते हैं, फिर आर्मर, लोहार, सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार या मोची, राजमिस्त्री, या जो चटाई वगैरह जो बनाते हैं, ट्रेडिशनल डॉल्स वगैरह जो बनाते हैं, या धोबी या दर्जी या फिशिंग नेट वगैरह जो बनाते हैं। ऐसी ये सारी बिजनेस जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये सारी जो बिजनेस होती है ये सारी हमारी ट्रेडिशनल बिजनेस होती है। यानी ऐसा देखा जाता है कि दादाजी भी अगर सुनार थे या राजमिस्त्री थे, उनका बेटा भी राजमिस्त्री है और उनका पोता भी आगे चल के राजमिस्त्री बनता है। लेकिन जैसे कि आज की महंगाई की दौर है और ऐसे में जीवन यापन करना कठिन हो गया है, तो जो हमारे दादाजी जो हमारे मोची हुआ करते थे या राजमिस्त्री हुआ करते थे या बोट मेकिंग का काम करते थे, धोबी थे, उनके पोते वो सब काम कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं? क्योंकि इससे उनका उपार्जन हो पाना संभव नहीं है। उन्हें फंड की जब आवश्यकता होती है तो उन्हें फंड मिलना बहुत मुश्किल हो पाता है। कोई भी बैंकिंग या नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनी होगी किसी भी धोबी को फंड प्रोवाइड नहीं करेगी। तो उसी के मद्देनजर कि हमारा जो ट्रेडिशनल जो बिजनेस है वो कंटिन्यू रहते रहे, यानी जो मूर्तिकार है या सुनार है या लोहार है, ये सारा जो बिजनेस है वो कंटिन्यू होते रहे, ट्रेडिशन बाय ट्रेडिशन, दादा पीढ़ी दर पीढ़ी कंटिन्यू होते रही। उसी को मद्देनजर रखते हुए ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री जी द्वारा यही था कि जो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस हैं जो कि लोग आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें फंड की आवश्यकता हो रही है, मुश्किल से उनका उपार्जन हो पा रहा है और फंड उन्हें कोई पहचान नहीं है, उनकी कोई पहचान नहीं है तथा उन्हें फंड भी नहीं कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा मिल पा रही है। तो उसी को मद्देनजर में रखते हुए इस विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई थी। तो अभी मैं बात करती हूँ इसकी विशेषताएं पे। ये मैंने बता दिया कि इसकी एलिजिबिलिटी कौन होती है, तो जो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं वो हमारे इसके एलिजिबल कस्टमर्स होते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो अब बात करते हैं इसकी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की विशेषता के बारे में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस को कंटिन्यू करने की एक ही स्कीम है। तो ये जो हमारी जो इसकी विशेषता होती है इस योजना की, कि जो हमारे जो एलिजिबल जो हमारे ट्रेडिशन को जो कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे राजमिस्त्री, सुनार, लोहार, धोबी, मोची, कारपेंटर जो भी होते हैं, फिश जो डॉल्स वगैरह जो बनाते हैं,
उन्हें क्या होती है, एक सर्टिफिकेट दी जाती है तथा एक आईडी कार्ड दी जाती है। यानी कि इनके एक कोर्स ट्रेनिंग कराई जाती है और उस ट्रेनिंग में इन्हें एक आईडी कार्ड दी जाती है तथा एक सर्टिफिकेट भी इन्हें प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि इन लोगों को एक प्रोत्साहन मिलती है। ऐसे टाइम पे जब जब हमारे पुराने जो वर्कर, जो ट्रेडिशनल जो वर्क कंटिन्यू कर रहे थे, जब वो अपना मनोबल खोते जा रहे हैं, वैसे में ये योजना जब आई है और उन्हें एक सर्टिफिकेट मिल रही है तथा एक आईडी कार्ड भी उन्हें मिल रही है और भी इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, तो उन्हें मनोबल उनकी बढ़ते जा रही है। और इस तरह से हमारा जो ट्रेडिशनल बिजनेस है आर्ट मेकिंग की, मिट्टी के जो बर्तन बनाने की, वो सब आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही और बढ़ती ही रहेगी भी। तो ये इस योजना के अंतर्गत उन्हें सर्टिफिकेट और एक आईडी कार्ड मिलती है तथा ये जो हमारी जो ट्रेनिंग दी जाती है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत, तो उनके स्किल को अपग्रेड की जाती है। जैसे टेक्नोलॉजी दिन ब दिन अपग्रेड होते जा रही है, उसी तरह से ये जो उन्हें ट्रेनिंग मिलती है तो उनके स्किल को भी और ज्यादा निखारा जाता है, उन्हें और ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है तथा इनके टूल किट इंसेंटिव, यानी कि इन्हें एडवांस्ड टूल किट भी प्रोवाइड की जाती है इस योजना के अंतर्गत। फिर आती है बात क्रेडिट एंड मार्केटिंग की, जो कि महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। जो हमारे ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस होती है, जैसे बोट मेकिंग की हो गई या फिर कॉयर मेकिंग, चटाई वगैरह जो बनती है, या पॉट मेकिंग, ये सबको एक मार्केट चाहिए होती है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बेचने के लिए। तो वो ऐसे टाइम ये जो हमारी जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आती है, तो हमें एक मार्केटिंग सपोर्ट भी उन्हें प्रोवाइड होती है, यानी कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी उन्हें मिलती है तथा बैंकिंग तथा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, आरआरबीज, कमर्शियल बैंक सभी के द्वारा उन्हें लोन्स भी प्रोवाइड की जाती है, जिसके बारे में अभी मैं चर्चा करूंगी। उसके बाद और भी जो इन्हें जो हमारे जो भाई बंधु हैं जो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, उनके लिए एक और चीज जो सुविधा जो दी जाती है वो है डिजिटल ट्रांजैक्शन पर इंसेंटिव। यानी जितने भी वो डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, चूंकि हमारे जो ये लोग जो ट्रेडिशन बिजनेस करते हैं पॉट मेकिंग की या फिर बढ़ई मिस्त्री, धोबी, ये सब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में से अनभिज्ञ रहते हैं। तो इनकी जानकारी को और बढ़ाने के लिए इन्हें डिजिटल ट्रांजैक्शन पे कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी दी जाती है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो कि पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आती है। तो अब मैं बात करती हूँ कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन कौन इसके लिए लोग एलिजिबल होते हैं और किस तरह की लोन की सुविधाएं इन लोगों को दी जाती है। तो अब बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, यानी कि योग्यता की, कौन लोग इस पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए योग्य होते हैं। तो सबसे पहले तो वैसे जो हमारे जो ट्रेडिशनल कारीगर होते हैं जो कि 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि उनकी उम्र कम से कम, जब उन्होंने ये रजिस्टर किया होगा उस डेट पे उनकी एज सबसे कम 18 साल की होनी चाहिए, वही लोग इस पीएम विश्वकर्मा योजना का लोन के लिए पात्र होते हैं। सेकंड है हमारे की ट्रेडिशनल बिजनेस, जैसे कि मैंने बताया लोहार, सुनार, या जो बोट मेकिंग का काम करते हैं, या जो कॉयर, चटाई वगैरह, चटाई या फूल माला, वो वैसा काम करते हैं, जो अपना ट्रेडिशनल बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। धोबी, कारपेंटर, मोची, वैसे लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी राजमिस्त्री कंटिन्यू कर रहे हैं, वैसे सारे लोग ट्रेडिशनल बिजनेस जो कंटिन्यू करेंगे वो लोग पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन इसमें ये भी बात है कि वैसे ये लोग पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं जब उन्होंने पीएमईजीपी की या फिर पीएम स्वनिधि योजना या मुद्रा लोन के लिए अप्लाई नहीं किया होगा। तो अगर पीएम स्वनिधि योजना या मुद्रा लोन का अगर उन लोगों ने लोन लिया हुआ है और रिपेमेंट करके उसे खत्म कर दिया है, तभी वो पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर अन्यथा अगर पीएम स्वनिधि योजना लिया हुआ है या पीएम या मुद्रा योजना का लाभ लिया हुआ है और अभी उनकी लोन चल रही है, यानी कि कंप्लीट नहीं हुई है, तो फिर वो पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर बात आती है गवर्नमेंट सर्विस। वैसे लोग जो कि गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, वो खुद भी या उनके घर में कोई भी अगर सरकारी नौकरी करते हैं तो वो इस लोन को लेने के पात्र नहीं होंगे।
यानी कि और एक घर में एक ही आदमी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई राजमिस्त्री है तो उसके घर में केवल एक ही आदमी उस लोन को ले सकता है, लेकिन वो भी सरकारी नौकरी अगर कोई आप उस घर में कर रहा है तो वो एलिजिबल नहीं है। यानी मोटे मोटे शब्दों में समझें तो जो भी लोग 18 साल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, उनकी उम्र मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फैमिली में अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो वो लोग फिर उस चीज के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना के पात्र नहीं होंगे। अगर किसी ने पीएम स्वनिधि योजना या मुद्रा लोन ले करके रीपे कर दिया है तब तो फिर वो ले सकते हैं, लेकिन अगर वो लोन उनकी चल रही है तब फिर पीएम विश्वकर्मा योजना वो नहीं ले सकते हैं। पीएम ईजीपी का लोन अगर उन लोगों ने ले रखा है तो फिर वो पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। अब इसका अप्लाई करने की तरीका क्या है कि विधि क्या है, तो पीएम www.pmvishkarma.gov.in पे अप्लाई करें। यहाँ पे आपके मिनिमल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यानी कि आपकी केवाईसी लगेगी, इसमें आपकी एक केवाईसी लगेगी और आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स लगेंगे, तथा एमएसएमई यानी मिनिस्ट्री ऑफ मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस द्वारा जो भी आपके सर्टिफिकेट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट मांगी जाएगी वो सारे आपको अपलोड करने होंगे, और तब आप इसके लिए जब आप एलिजिबल होंगे तो आपको ये पीएम विश्वकर्मा योजना की लोन दे दी जाएगी। तो अब मैं बात करती हूँ कि ये लोन किस तरह की दी जाती है। चूंकि मेरी चैनल ये बैंकिंग से है, बैंकिंग से संबंधित है, तो मैं पीएम विश्वकर्मा योजना के लोन के बारे में अभी मैं चर्चा करती हूँ। अभी मैंने इसकी कुछ विशेषताएं बताई, ये बताई कि कौन सारे लोग इसके एलिजिबल हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और क्या क्या इसकी विशेषताएं होती है। लेकिन अब मैं बात करती हूँ कि ये लोन की प्रोसेस क्या होती है। तो बात देख लेते हैं हम लोग क्रेडिट फैसिलिटी की। बात जब आती है पीएम विश्वकर्मा योजना के लोन की, तो ये जो लोन दी जाती है ये कोलेटरल फ्री लोन होती है और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। ये प्रतिभूति रहित होती है, इसमें आपको कोई भी सिक्योरिटी जमा करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये फेज 1 में आती है कि हमें फर्स्ट फेज में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। फर्स्ट फेज में 1 लाख रुपए डिस्बर्स होती है। तो सपोज करें कि जैसे केस ए ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक सुनार है, केस ए ले लेते हैं और ये केस बी है। तो हम लोग सपोज करें कि ये सुनार है, बाई बिजनेस ये सुनार का काम करते हैं और 1 लाख रुपए इन्हें दिया गया। तो 1 लाख रुपए जब हम इन्हें देंगे तो ये जो केस ए जो है ये अपना 1 लाख रुपए निकाले, फिर बिजनेस किए और 1 महीने में फिर वो अपना 10,000 रुपया जमा किए, फिर 20,000 जमा किए, फिर वो अपना फिर उन्हें जरूरत पड़ी तो फिर वो 20,000 निकाल लिए, फिर वो अपना 30,000 जमा किए। इसी तरह से इनका प्रोसेस चलता रहा, यानी कि जब जरूरत हुई तो ये 10,000 20,000 निकालते गए और फिर जब इनके पास फंड अवेलेबल हो गई तो फिर ये आकर के अपना बैंक अकाउंट में, लोन अकाउंट में जमा कर दिए। उसी तरह से केस बी का भी देखते हैं, जो कि वो भी एक सुनार है, उसे भी 1 लाख रुपया दिया गया, लेकिन ये जो 1 लाख रुपया निकाले ये पूरा साल भर एक भी पैसा अकाउंट में जमा नहीं किए। बीच सपोज करें कि 8 महीने बाद आके 10,000 रुपये ये जमा किए, लेकिन उसके बाद एक भी पैसा नहीं जमा किए। और जबकि केस ए का देखें कि ये 1 लाख रुपया लिए, फिर वो 10,000 जमा किए, 20,000 जमा किए, फिर वो अपना बिजनेस के अनुरूप के अनुसार 10,000 रुपया वो विड्रॉ किए, फिर वो 50,000 लाके जमा किए, यानी कि इनका ऑनगोइंग प्रोसेस चलता रहा। जबकि वही केस बी में देखें तो ये 1 लाख रुपया निकाले, उसके बाद ये बीच में कभी 10,000 जमा किए या वो भी नहीं जमा किए। तो जो हमारे सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो बात डिस्पर्स करने की आती है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो केस ए के जो है उन्हें 1 लाख रुपया, यानी कि जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट होती है 2 लाख रुपए डिस्पर्स होती है, जिसमें से कि 1 लाख रुपया तो इन्हें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में दी जाती है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में इन्हें फिर से 1 लाख रुपया दे दी जाती है। लेकिन वही बात करें जब केस बी की बात करें, सिंस कि इनका लोन सही नहीं है, जिससे कि ये नहीं पता चल पाया कि इनका ये बिजनेस ये चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं, तो इसके कारण से इनकी ये जो सेकेंड डिस्बर्समेंट है इनकी नहीं हो पाएगी। सेकेंड डिस्बर्समेंट इनकी तभी होगी जब ये फर्स्ट जो 1 लाख रुपए दिया गया है ये अच्छे से इसे रिपेमेंट कर देंगे, इनका बिजनेस ये शो करेंगे कि इनका बिजनेस अच्छे से चल रहा है, यानी ट्रांजेक्शन इनके रेगुलर होने लगेंगे, उसके बाद ये दी जाएगी। लेकिन
सेल्स के केस ए के ट्रांजैक्शन टर्नओवर बहुत बढ़िया थी, सब कुछ सही था। इनके शॉप्स की जो खरीद बिक्री थी वो सब नियमित दिख रही थी खाते के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो इन्हें सेकेंड इंस्टॉलमेंट दे दी जाएगी 1 लाख की, जबकि इन्हें 1 लाख की जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो होल्ड करनी पड़ेगी जब तक ये अपने ट्रांजेक्शन को रेगुलर नहीं करेंगे। तो ये हमारा क्रेडिट फैक्टर होता है, ये लोन संबंधी होता है। जो हमारे जो ट्रेडिशनल वर्कर होते हैं उनके प्रोत्साहन के लिए एलिजिबिलिटी इसकी बहुत कम होती है, यानी कि आपको केवल एक केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए होती है, बैंक खाता चाहिए होता है, और आपका जो ट्रेडिशनल जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसके सर्टिफिकेट आपको दे दी जाती है, कंपनी द्वारा प्रोवाइड कर दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, और वो सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह लगा करके आपको लोन की फैसिलिटी बैंक के द्वारा दे दी जाती है, जिससे कि जो भी हमारे ट्रेडिशनल वर्कर हैं वो अपना बैंक को, वो अपने ट्रेडिशन को आगे बढ़ा सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ और भी जानकारी से संबंधित चाहिए होगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं सभी सवालों की जानकारी दूंगी। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।